अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट टाइम हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन पे डिस्कस किया था। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड की इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एक्चुअली अगर कुछ यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस लिखी है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस के हिसाब से, तो पहली इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए से बनाए जाते हैं, उसकी मदद से, ठीक है। जैसा कि सुपर फॉस्फेट, ये एक फर्टिलाइजर्स है, और अमोनियम नाइट्रेट, ये दो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह नेक्स्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेयॉन, ये जो धागे वगैरह कपड़े होते हैं, तो कपड़े इंडस्ट्री के अंदर, धागे की इंडस्ट्री के अंदर भी क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके तरह प्लास्टिक्स बनाने के लिए भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने आपको पहले भी बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड एक किंग ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि मेजॉरिटी जनरली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं दुनिया में, ठीक है, चाहे प्लास्टिक की इंडस्ट्री हो, चाहे रेयॉन की इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री हो, ज़्यादा जितनी भी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ है, तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करती हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सिवाय कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर, ठीक है। इसलिए तो हम इसे किंग ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। तो प्लास्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे पॉलीथीन बनाते हैं, तो ईथीन के मॉलिक्यूल्स को मिलाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसी तरह यूज इन प्रोडक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बनाया जाता है। एंड यूज इन पिकलिंग ऑफ स्टील, ये जो स्टील होते हैं, स्टील के ऊपर जब ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है, जब स्टील के ऊपर जंग चढ़ जाता है, तो उस जंग को, उस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तो भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। और किसी स्टील के ऊपर ये जो जंग लगा होता है, ये जो थोड़ा बहुत रस्ट होता है, ये जो स्टील के ऊपर ये जो ऑक्साइड लेयर चढ़ी होती है ना, ख़राब हो जाता है, तो आप उसके एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के ज़रिए से आप उस ऑक्साइड लेयर को, रस्ट को रिमूव कर सकते हैं। और इस स्टील के ऊपर ये ऑक्साइड लेयर को रिमूव करना, ठीक है, जंग वाली लेयर को हटाना, इसे कहते हैं पिकलिंग ऑफ स्टील कहा जाता है। तो हम स्टील की पिकलिंग के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, मींस टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर ऑफ स्टील विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द पिकलिंग ऑफ स्टील कहा जाता है। तो स्टील की पिकलिंग के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, स्टील के ऊपर जो जंग होता है लेयर, उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं, सर्फ होते हैं, इनको बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। तो आपको पता है सर्फ के अंदर वो कौन सा केमिकल होता है जो हेल्प करता है वॉशिंग के लिए, उसका ये नाम है सोडियम बेंजीन डूडिकाइल सल्फेट, ये उसका फार्मूला है। तो ये कहाँ होता है, ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि सर्फ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज अ वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो ये टाइड और सर्फ के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर SO4 ग्रुप है, तो जहाँ पर भी सल्फेट ग्रुप होता है तो वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का ज़रूर रोल होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ही तो सल्फेट ग्रुप प्रोवाइड करता है। इसी तरह यहाँ पर भी सल्फेट ग्रुप किसने दिया है, तो इसको डिटर्जेंट को बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसी तरह यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हमने पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक डिहाइड्रेटिंग। तो ये क्या करता है, ये वाटर को रिमूव कर, वाटर बनाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वाटर को रिमूव करता है। इसी तरह ये ड्राइंग एजेंट भी है, याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट भी है, वाटर के वेपर्स को, मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। तो ये ड्राइंग एजेंट भी है, वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब भी करता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, वाटर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से वाटर बनाकर रिमूव भी करता है, दोनों काम। और याद रखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो कभी अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, तो विच वन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट सही है, ड्राइंग एजेंट सही है, रिड्यूसिंग एजेंट दैट्स इनकरेक्ट, ठीक है। इसी तरह तो ये थी सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं सल्फर का दूसरा कंपाउंड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आज हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड वैसे बेसिकली है क्या, ये एक गैस है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पे डिस्कस करें। हाइड्रोजन सल्फाइड एक बहुत ही पॉइजनस और बहुत ही बैड स्मेलिंग गैस है, ठीक है, हाँ।
तो एक्चुअली क्या है कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप शेप के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा होता है, सल्फर है उसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, वो 2 हाइड्रोजन लीनियर नहीं बल्कि इस बैंड स्टाइल में होते हैं, क्योंकि लॉन पेयर क्या करते हैं, इन बॉन्डों को रिपल करके इनको बैंड कर देते हैं। तो ये शेप है और इस शेप को हम कहते हैं बैंड शेप, दिस वन, ठीक है। तो ये बैंड मुड़ी हुई शेप, तो इस तरीके से ये शेप है बैंड। अगर आपसे पूछे ज्योमेट्री क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड की, जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो जो लॉन पेयर है ना आप उनको भी काउंट करेंगे एज अ बॉन्ड की तरह, ठीक है। जैसे हमने कहा शेप पूछे तो शेप में लॉन पेयर आप इग्नोर करेंगे, शेप में आप लॉन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, खाली एटम, तो शेप ये बैंड, ठीक है। अगर आपसे पूछे ज्योमेट्री क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो ज्योमेट्री में आप क्या है इन लॉन पेयर को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये एक लॉन पेयर बॉन्ड मान लेंगे, ये भी एक लॉन पेयर बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह 2 हाइड्रोजन है, तो अगर आप लॉन पेयर शामिल करेंगे तो फिर क्या एक ज्योमेट्री बनेगी, और ज्योमेट्री कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री अगर आपसे पूछे टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री में हम लॉन पेयर को शामिल करेंगे एज अ बॉन्ड के तौर पर, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में हम अरेंजमेंट देखते हैं इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे एक लॉन पेयर की अरेंजमेंट और 2 बॉन्ड पेयर की, तो इस तरीके से शेप क्या है टेट्राहेड्रल बनेगी। तो चलें इसके स्ट्रक्चर पे मजीद डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ना उसकी लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और इन बॉन्डों के दरमियान में जो एंगल होता है वो 92.2 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरह फिर आगे चलें, इसी तरह हमने कहा अब ये हो गए क्या इसका स्ट्रक्चर। अब चलते हैं प्रिपरेशन, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते कैसे हैं, बहुत सारे मेथड से बनाने के चंद हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फ्रॉम सल्फर, हम सल्फर से इसको बना सकते हैं, कैसे, बहुत ही आसान है। सल्फर से कैसे बनाएंगे, सल्फर के साथ आप हाइड्रोजन मिलाएंगे और 600 से 650 सेंटीग्रेड गर्म करेंगे, तो सल्फर को जैसे ही इस टेम्परेचर पे गर्म, तो ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलके क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। नेक्स्ट कहाँ से बनाते हैं, दूसरा मेथड फ्रॉम स्टिबनाइट से बनाते हैं। स्टिबनाइट कहते हैं इसे, एंटीमनी सल्फाइड को, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड को कहा जाता है, Sp2S3, ये एंटीमनी ट्राई सल्फाइड है, इसको हम स्टिबनाइट कहते हैं। तो इस स्टिबनाइट से भी बना सकते हैं, कैसे, HCl मिलाएंगे। आपको पता है इस स्टिबनाइट के अंदर 3 सल्फर है तो 6 HCl मिलाएंगे, 6 HCl मिलाएंगे तो क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर लेंगे, तो 6 हाइड्रोजन 3 सल्फर लेके क्या बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर के साथ मिलके 1 हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। इसी तरह 6 हाइड्रोजन 3 सल्फर लेंगे तो 3 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्लोरीन 6 बचेंगे या 2 एंटीमनी बचेंगे, तो 1 एंटीमनी 3 क्लोरीन लेगा तो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बनाएगा, दूसरा एंटीमनी भी क्या रहेगा, 3 और क्लोरीन लेगा, इस तरीके से 2 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बन जाएंगे, तो ये क्लोरीन जाके एंटीमनी के साथ मिल जाता है। इसी तरह हम तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड सॉल्ट भी बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड मेथड कौन सा है, फ्रॉम जिंक सल्फाइड, हम जिंक सल्फाइड से भी बना सकते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड के साथ आप HCl मिलाओ तो सिंपली क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये सल्फर के साथ मिलेंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड, अदरवाइज जो क्लोरीन है वो जिंक के साथ मिलके क्या बनाएंगे, और जिंक के साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना लेंगे। इस तरीके से ये भी सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, लेबोरेटरी के अंदर जनरली हाइड्रोजन सल्फाइड कौन से मेथड से बनाया जाता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा इन लेबोरेटरी हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रिपेयर्ड इन किप्स एपोरेटस। तो किप्स एक केमिस्ट था जिसने एक एपोरेटस बनाया था, ठीक है, एक लॉन्ग लाइक ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, तो इसने एपोरेटस बनाया था किप्स, उसमें उस किप्स एपोरेटस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया जाता है। कभी अगर आपसे पूछ ले कि कौन से एपोरेटस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाया जाता है तो आप कहेंगे दैट्स अ किप्स एपोरेटस, ठीक है। कहाँ से बनाते हैं, सबसे खास बात, किप्स एपोरेटस में तो बनाते हैं लेबोरेटरी में, लेकिन किस केमिकल से हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया जाता है लेबोरेटरी में, तो यहाँ फेरस सल्फाइड से बनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो फेरस सल्फाइड से बनाते हैं, Fe, फेरस नॉट फेरिक, फेरस सल्फाइड से क्या मिला के बनाएंगे, इनके ऊपर एसिड मिलाएंगे, कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे या HCl, कोई भी, या सल्फ्यूरिक एसिड या HCl, ये दोनों इनमें से कोई भी क्या, फेरस सल्फाइड आयरन सल्फाइड के साथ मिला के हम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। तो चलें कैसे बनाते हैं, सिंपली ये आयरन सल्फाइड उठाते हैं किप्स एपोरेटस में, उसके साथ HCl मिला लेंगे, क्या मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो होंगे ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। इसी तरह जो क्लोरीन होंगे वो आयरन के साथ मिलके फेरस क्लोराइड बन गया, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरस क्लोराइड, तो आपके हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया और प्लस में फेरस क्लोराइड
सल्फाइड आपका सॉल्ट बन। इसी तरह हम फेरस सल्फाइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिला के भी बना सकते हैं। कैसे होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये सल्फर के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा और जो सल्फेट होगा वो आयरन के साथ मिलके फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड आप किप्स एपोरेटस में लेबोरेटरी के अंदर इस तरीके से बनाते हैं, एसिड मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, किससे, फेरस सल्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाए, ये तो हो गई प्रिपरेशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की कि हाइड्रोजन सल्फाइड की खासियत है फिजिकल और केमिकल। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड है क्या, ये गैस है, वो भी कलरलेस गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता। हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल, इसकी बहुत ही अजीब बैड स्मेल होती है। ठीक है, लाइक ओ रोटिन एग, जैसे अंडा खराब हो जाता है तो खराब अंडे के अंदर जैसे बैड स्मेल बदबू आती है, तो कहा इस गैस की भी बिल्कुल उस खराब अंडे की तरह स्मेल होती है, तो बहुत ही बैड स्मेल है। कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सी गैस है जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल है हाइड्रोजन। अगर ये भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विच हैज़ अ रोटिन एग लाइक स्मेल, कौन सी गैस है जिसकी रोटिन एग लाइक की तरह स्मेल होती है बैड, तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। और आपको पता है इट इज़ ए लिटिल हैवियर देन एयर, हवा से थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है गैस ज़्यादा और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मास 28 होता है और ऑक्सीजन का मास 32 होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड का जो मास है आपको पता है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसका मास 2 और 32, तो टोटल कितना हो जाएगा, 34 मास होता है। आपको पता है 34 मास जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का वो 32 और 28 नाइट्रोजन से स्लाइटली ग्रेटर है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये भी गैस क्या है, इट इज़ अ लिटिल हैवियर देन एयर, हवा से थोड़ी सी हैवियर है, 1.2 टाइम हैवियर है। ठीक है, क्योंकि इसका 34 मास है और एयर के अंदर 32 गैस का और 28 वाली ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्चुअली इट लिक्विफाइज। आपको पता है गैसेस को जब हम कूल करते हैं तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, लेकिन हर गैस अलग अलग कूलिंग पे अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड में जाती है। कुछ गैसेस थोड़ी सी ठंड, अगर उसका लो टेम्परेचर रखेंगे थोड़ा सा तो क्या वो लिक्विड बन जाएगी, कुछ को मजीद लो करेंगे टेम्परेचर, वेरी कूल करेंगे तो गैस, तो हर गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक गैस है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को -60.8 सेंटीग्रेड इतना अगर आप ठंडा करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड लिक्विफाई हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसी तरह सॉलिडिफाई, हमने कहा कि -60.8 सेंटीग्रेड इतना करेंगे तो ये गैस लिक्विड बन जाएगी। अगर मजीद कूल करेंगे -85.7, तो मजीद कूल करेंगे तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड है ये मजीद ये क्या हो जाएगी, ये जम जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब सॉलिडिफाई हो जाएगी। कभी सॉलिडिफिकेशन पॉइंट पूछे या लिक्विफिकेशन पॉइंट, तो ये दोनों हैं ज़हन में रखें। ठीक है, इसी तरह इट इज़ टॉक्सिक, हाइड्रोजन गैस एक टॉक्सिक है। एंड एयर कंटेनिंग हाइड्रोजन सल्फाइड विच काज अ सीरियस पॉइजनिंग, अगर हवा के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद होगी, अगर वो आप अगर उस एयर को इनहेल करेंगे लॉन्ग टाइम तक, बार बार अगर आप उसको इनहेल करेंगे जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर अगर बार बार हाइड्रोजन सल्फाइड एंटर होगी तो उससे आपकी बॉडी के अंदर सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो पॉइजनस गैस है, लॉन्ग टाइम अगर इसको यूज़ करेंगे एयर के ज़रिए से तो फिर आपकी बॉडी में पॉइजनस हो सकती है और आप बीमार होकर और मर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, सबसे खास, तो ये इसको अगर पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये सॉल्युबल है, लेकिन आपको पता है पानी में तो इसको डिसोल्व करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड को जब आप पानी में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड H+ आयन डोनेट करता है। और हमने पढ़ा है कि आरएनएस के हिसाब से कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में डिसोल्व हो जाए और H+ आयन प्रोड्यूस करे तो वो क्या होता है, एसिड होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो HCl होता है, HCl को जब आप पानी में ऐड करते हैं तो ये H+ और Cl- देता है, तो ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, HCl एक एसिड है, बिकॉज इट आयोनाइज इन वाटर टू गिव प्रोटॉन H+ आयन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी अगर हम पानी में ऐड करते हैं तो ये भी क्या करता है, ये भी HCl प्रोवाइड करता है और मोनोहाइड्रोजन सल्फाइड ये भी HCl H+ आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में, तो इसलिए कहा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या है, ये भी एक एसिड है। ये आरएनएस को भी फॉलो करता है, लोरे और ब्रोंस्टेड को भी। अगर आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये H+ आयन डोनेट करता है, H+ आयन आयोनाइज करता है। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड एक एसिड है।
हमने ये भी पढ़ा है लोरे और ब्रोंस्टेड के हिसाब से जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड होता है और जो लेगा वो बेस। तो एक्चुअली आपको पता है कि ये जो H+ बनता है वाटर में H+ अनस्टेबल होता है, अकेला नहीं रहता। तो H+ बेसिकली किसके साथ, ये H2O के साथ मिलके ना H3O फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो H+ या H3O+ फॉर्म एक ही बात होती है। एक्चुअली H+ वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता स्टेबल, इसलिए ये क्या करता है H2O के साथ मिल जाता है और H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे ये बना तो क्योंकि ये रहता नहीं है, इस फॉर्म में रहता है, वाटर के साथ मिलके ना H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बात एक ही है कि ये H+ अकेला नहीं रहता, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड को वाटर में ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड अपना H+ देता है वाटर को, और वाटर H+ लेके H3O बनाता है और हाइड्रोजन मोनो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। अब H+ देने वाले को लोरे और ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड है और जो H+ लेगा वो बेस है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, H+ डोनेट कर रहा है तो एसिड है, और ले कौन रहा है वाटर, तो वाटर क्या है बेस है। तो इस तरीके से ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये एसिड है। अब आप मुझे खुद बताओ कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक एसिड है, अगर आप इसको पानी में डिसोल्व करेंगे और कोई भी एसिड पानी में डिसोल्व करें वाटर के अंदर तो वाटर एसिडिक सोल्यूशन बन जाए। कॉमन सेंस की बात है, एसिड ऐड करेंगे तो एसिडिक सोल्यूशन होगा और इसकी पीएच क्या होगी 7 से कम, क्योंकि एसिड वाली पीएच 7 से कम होती है। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो याद रखो हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्युबल होती है वाटर में और ये एसिड का काम करती है, H+ आयोनाइज करती है, इसलिए हम कहते हैं इट्स अ सोल्यूशन क्या होता है इसके एसिडिक नेचर होता है और इसके सोल्यूशन की पीएच <7 होती है। इसी तरह खास बात नेक्स्ट, इट बर्न्स विथ बिल्लू फ्लेम। हाइड्रोजन सल्फाइड फ्लेमेबल है, इसको आग लगती है, ये एयर के अंदर क्या कंबस्ट होती है। तो हमने कहा कि इट बर्न्स विथ बिल्लू फ्लेम, तो जब ये इसको जलाते हैं, मान लो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन है, अगर आप इसको इग्नाइट करेंगे, माचिस की तीली मारेंगे, जैसे ही इसको आग लगाएंगे तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलेगा और ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन एयर के जरिए से जलना शुरू हो जाए। जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलेगी तो वाटर भी बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और बहुत सारी हीट एनर्जी निकलेगी आग की फॉर्म में। तो बहुत सारी हीट भी निकलेगी और आग जो निकलेगी ना हीट की फॉर्म में, वो जो आग निकलेगी उस आग का कलर कौन सा होता है, ब्लू फ्लेम। ये याद रखना, पूछा जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड जब जलती है तो उसके दौरान जो आग निकलती है उसकी आग फ्लेम का कलर कैसा होता है, दैट इज अ ब्लू कलर होता है। मैंने कहा इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम इन एयर टू फॉर्म ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है और साथ साथ में टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे खास, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हमने पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन डोनेट करे और जो हाइड्रोजन डोनेट करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो याद रखो ऑक्सीजन देने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन देता है, इसलिए हम कहते हैं क्या कहते हैं कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही जल्दी रिड्यूस करता है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड को ये अपने हाइड्रोजन देकर उनको रिड्यूस कर देता है, बिकॉज इट डोनेट द H हाइड्रोजन आयन, जो भी हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो चलें अब इसकी रिड्यूसिंग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, किस किस को ये रिड्यूस कर सकता है, किस किस को ये हाइड्रोजन देता है। नंबर 1 हाइड्रोजन सल्फाइड है ब्रोमीन। अब ये क्या करेगा, अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड ना अपने हाइड्रोजन देगा, किसको देगा, ब्रोमीन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्या दो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड ये हाइड्रोजन देगा ब्रोमीन को और ब्रोमीन को देकर क्या बना लेगा, HBr बना लेगा और सल्फर अकेला हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है और हमने कहा जो हाइड्रोजन देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन देखिए HBr में और खुद सल्फर में अलग। अच्छा मुझे बताओ ये रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन देके तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो पूछा जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड भी ब्रोमीन को रिड्यूस करता है HBr में और खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, सल्फर में, फ्री सल्फर में, अकेला सल्फर अलग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें ये आयरन क्लोराइड है जिससे हम फेरिक क्लोराइड कहते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन इनके क्लोरीन को देगा। एक आयरन के साथ 3 क्लोरीन है तो 2 ऐसे हैं, तो 2 ऐसे यूनिट्स हैं, तो अब हर आयरन के साथ 3 क्लोरीन है तो क्या होगा, ये 2 अपने हाइड्रोजन देगा इसको, तो वो हाइड्रोजन क्या करेंगे यहाँ से 2 क्लोरीन लेके 2 HCl बना लेंगे, तो बाकी आयरन के पास 2 क्लोरीन बचेंगे तो ये बन जाएगा फेरस क्लोराइड। तो फेरस और सल्फर बेचारा अलग हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके। ठीक है, इसी तरह ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, इस नाइट्रिक एसिड को भी क्या करता है, हाइड्रोजन देके इसको भी रिड्यूस करता है। कैसे, अब देखो नाइट्रिक एसिड के पास 2 अपने हाइड्रोजन हैं,
2 हाइड्रोजन ये देगा, क्यों देगा कि इसके पास ऑक्सीजन है ना नाइट्रिक एसिड, तो ये 2 ये हाइड्रोजन देगा और 2 अपने ये हाइड्रोजन देगा, क्यों देगा, ये 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रिक एसिड के पास आएंगे तो जो ऑक्सीजन है इसके पास उस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। तो मतलब डोनेट तो कर रहा है ना हाइड्रोजन सल्फाइड अपने हाइड्रोजन दे रहा है, किसको, नाइट्रिक एसिड को, क्यों दे रहा है, वो हाइड्रोजन देता है ताकि वो ऑक्सीजन लेकर वाटर की फॉर्म में निकल, 2 अपने हाइड्रोजन 2 ये हाइड्रोजन, तो ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लेकर 2 H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे और सल्फर बेचारा अलग हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके, और नाइट्रोजन के बाद 2 ऑक्सीजन बचेंगे तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। ये सबसे खास पॉइंट। तो यहाँ ये रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, कौन रिड्यूस किसको कर रहा है, नाइट्रिक एसिड को, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो नाइट्रिक एसिड किस में रिड्यूस हो रहा है, नाइट्रिक एसिड HNO3 में NO2 गैस में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये कौन कर रहा है, हाइड्रोजन देकर ना इसके से ऑक्सीजन निकालता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को भी ये रिड्यूस करता है, कैसे, वही सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 अपने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये दे देगा तो इसके 2 हाइड्रोजन सल्फाइड के और 2 ये 4 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन 2 लेके 2 H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे और बाकी सल्फर के बाद 2 ऑक्सीजन बचेंगे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड में अलग हो जाएगा और सल्फर बेचारा अलग हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस नाइट्रिक एसिड तो विच वन गैस इज रिलीज, NO2, तो किस में रिड्यूस करता है उसको, NO2 में, तो NO2 गैस बनती है। और सल्फ्यूरिक एसिड को भी रिड्यूस करता है किस में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन देकर ना उनको रिड्यूस करता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिड्स को रिड्यूस करता है, सॉल्ट को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से सवाल ये आता है कि क्यों रिड्यूस करता है। एक्चुअली क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 सेंस आपको समझना है, हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर आप थोड़ा और भी तरीका में अगर आपको बताऊं तो हाइड्रोजन सल्फाइड में ना सल्फर के ऊपर 2- चार्ज होती है और आपको पता है कि अब ये हाइड्रोजन क्यों देता है, हाइड्रोजन इसलिए देता है, हाइड्रोजन देने के बाद इसके ऊपर -2 चार्ज बनती है। अब ये -2 चार्ज होती है ना, ये -2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एक्चुअली ये रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि ये क्यों देता है, एक्चुअली इसके पास ये सल्फाइड जो आयन होता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड में ये जो सल्फाइड आयन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जल्दी, मतलब ये पहले हाइड्रोजन देगा उनको, उसके बाद इसके ऊपर जो 2- चार्ज होगी ना ये माइनस डोनेट भी करेगा, हाइड्रोजन भी देगा पहले, उसके बाद ये अपने माइनस चार्ज, क्योंकि इस सल्फाइड की साइज बड़ी होती है तो साइज बड़ी होने की वजह से इसके ऊपर जो 2- चार्ज होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी इनको डोनेट करता है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन देता है पहले, उसके बाद फटाफट क्या करेगा, -2 चार्ज भी डोनेट करता है, तो -2 दे रहा तो भी रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन दे रहा तो भी रिड्यूसिंग एजेंट, आप किसी भी सेंस से समझ सकते हैं। तो एक्चुअली वो हाइड्रोजन देता ही इसलिए कि इसके ऊपर -2 चार्ज होती है, वो भी फटाफट जल्दी देता है, ठीक है। तो इस तरीके से सल्फाइड आयन बड़ा होने की वजह से ये माइनस इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस करता है, इससे पहले वो हाइड्रोजन देता है, उसके बाद ये -2 भी चार्ज दे देता है। इसी तरह हम इसको क्या कहते हैं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन भी देता है और अपनी -2 चार्ज भी देता है। जब -2 चार्ज देगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। और हमने कहा जब भी माइनस से 0 की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही, तो सल्फर क्या अपने हाइड्रोजन और सल्फाइड -2 चार्ज भी दे रहा है, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूस हो खुद किस में ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर में, माइनस से 0 में चला गया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस से कम होती जाए प्लस की तरफ जाए तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइज होता जा रहा है। तो सल्फर -2 है और यहाँ पर सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब है ऑक्सीडाइज हो रहा है और अगले को रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है। तो ये थी हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।